हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, जहां पे हमने देखा था जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए, जिसमें 296 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेज को मिली और 93 सीट प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 208 सीट्स थी, जबकि मुस्लिम लीग के पास 73 सीट्स थी और बाकी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट के पास 15 सीट्स थी। लेकिन 93 प्रिंसली स्टेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए उनकी सीट्स खाली रही। ये सभा एक तरह से हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड किया गया था। लेकिन हमने देखा था महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये सभा एक तरह से भारत के हर हिस्से को इंक्लूड करने की कोशिश थी, जिसमें हर तरह के विचार आ सके। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसका पहला सेशन कब और कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। इन दिस मीटिंग 211 मेंबर्स वाज अटेंडेड। Muslim League boycotted this meeting and demanded a separate Pakistan. Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of the Constituent Assembly, was elected as temporary president, while Dr. Rajendra Prasad was elected as permanent president, and H.C. Mukherjee and B.T. Krishnamachari was elected as vice president. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया था क्योंकि उनका डिमांड था अलग पाकिस्तान बनाने का। सिर्फ 211 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे सीनियर मेंबर थे, उन्हें टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसका मतलब ये था कि अब एक प्रॉपर लीडरशिप तय हो गई थी, जो संविधान लिखने का काम आगे बढ़ाने वाली थी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। तो संविधान लिखने का फाउंडेशन तब पड़ा जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो देखिए, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिंसिपल्स। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। ये रेजोल्यूशन भारत के संविधान का आधार था, जिसमें देश की फिलोसॉफी और विजन लिखा गया। इस रेजोल्यूशन में 8 मेजर पॉइंट्स थे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को। तो इस रेजोल्यूशन का पहला पॉइंट था इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, यानी कि भारत को एक स्वतंत्र और सोवरेन रिपब्लिक बनाया जाएगा। और इसका मतलब है कि देश अपने फैसले खुद लेगा, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। इसका नेक्स्ट पॉइंट था यूनियन ऑफ ऑल टेरिटोरीज विलिंग टू ज्वाइन, यानी कि भारत के सभी प्रांत और राज्य एक मजबूत संघ का हिस्सा होंगे। तो एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए यह यूनियन जरूरी था, ताकि देश एक साथ आगे बढ़े। इसका नेक्स्ट पॉइंट था ऑटोनोमस स्टेट फॉर रीजियंस विथ स्पेशल कंडीशन, यानी कि विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्र को अपने मामले में स्वतंत्रता मिलेगी। ये ऑटोनॉमी उनके अलग पहचान और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, यानी कि भारत में प्रशासन की शक्ति लोगों से प्राप्त होगी और इसमें लोकतंत्र का सिद्धांत फॉलो होगा, जिसमें जनता सरकार चुनेगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। इसका सीधा मतलब है सोच, विश्वास, व्यक्ति और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। इस रेजोल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेज एंड ट्राइबल एरियाज, यानी कि अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और जनजातियों को विशेष सुरक्षा मिलेगी। और हमारे देश में सामाजिक समानता और न्याय के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट था सेफगार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि भारत की सीमा और अखंडता की रक्षा हर हाल में होगी और हमारे देश की भूमि, समुद्र और आकाश पर भारत का संपूर्ण अधिकार हमेशा बना रहेगा।
इस रेजोल्यूशन का लास्ट पॉइंट था इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि भारत विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए योगदान करेगा। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग को प्रमोट किया जाएगा। ये 8 पॉइंट्स भारत के संविधान की नींव है, जो सामाजिक न्याय, समानता और विश्व मैत्री के आदर्श पर आधारित है। ये रेजोल्यूशन एक तरह से हमारे संविधान का पहला कदम था, जो बताता है कि हमारे देश कैसे चलेगा और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। अब हम देखेंगे एडॉप्शन ऑफ दिस रेजोल्यूशन। तो दिस रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 and it was modified to form the preamble of the Indian Constitution। तो देखिए, एक रेजोल्यूशन सिर्फ तभी पावरफुल बनता है जब उसे सब लोग एक्सेप्ट करें। इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अनएनिमसली अडॉप्ट किया गया था। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इसके प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके संविधान के प्रीएम्बल में रखा गया। इसका मतलब यह है कि भारत के आज के संविधान की शुरुआत इसी रेजोल्यूशन से हुई थी। तो बंधुगण, आज जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया से शुरू होने वाला प्रीएम्बल पढ़ते हैं, उसका असली वर्जन यही था जो 1946 में पास किया गया था। अब हम बात करेंगे कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन इम्पोर्टेंट कमिटीज के बारे में जिन्होंने मिलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। तो द कमिटीज आर अपॉइंटेड फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टास्क एंड 8 मेजर कमिटीज वर देयर एंड अदर्स वर माइनर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज ड्राफ्टिंग कमिटी। तो समझिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग टास्क को हैंडल करने के लिए कई कमिटीज बनाई थी। इनमें से 8 मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज। इन सभी का काम था कि भारत के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक और संवैधानिक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। और यहाँ पे 8 मेजर कमिटी में से सबसे इम्पोर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमिटी। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में। तो दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 and the task of this committee was to prepare the draft of the new constitution। यानी कि इस कमेटी को 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी और इस कमेटी का मेन काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। तो चलिए अब बात करते हैं मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। तो इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखने और विश्लेषण करने में लीड रोल लिया। नेक्स्ट है गोपाल स्वामी अयंगर, ये एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसके बाद आता है अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये एक वेल नोन जूरिस्ट थे जिन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स को संभाला था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर KM मुंशी के बारे में। ये एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने फंडामेंटल राइट पर फोकस किया था। अब आता है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स पर काफ़ी ध्यान दिया था। नेक्स्ट है N माधव राव एंड ही रिप्लेस्ड BL मित्तर, इन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया था जो हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर गए थे। और लास्ट आता है TT कृष्णमाचारी हु रिप्लेस्ड DP खैतान, तो इन्होंने DP खैतान को रिप्लेस किया था जिनका 1948 में देहांत हो गया था। तो दोस्तों, ये सारे मेंबर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे और सभी ने मिलकर भारत के संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम समझेंगे कि ड्राफ्टिंग का प्रोसेस कैसे चला। तो फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पहला ड्राफ्ट पब्लिक के समक्ष रखा। इसके बाद 8 महीने तक पब्लिक से फीडबैक लिया गया कमेंट, सजेशन और क्रिटिसिज्म को संविधान में सम्मिलित करने के लिए। इसके बाद अक्टूबर 1948 में सभी फीडबैक को इंक्लूड करते हुए दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सिर्फ 6 महीने के अंदर कमेटी ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया। ये कमेटी 141 दिन तक बैठी और हर पॉइंट पर डिटेल में चर्चा की। तो चलिए शुरू करते हैं एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान का ड्राफ्ट कब और कैसे प्रेजेंट किया गया, यानी कि ड्राफ्ट प्रेजेंटेशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑन 4 नवंबर 1948। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद पूरे असेंबली ने इस ड्राफ्ट पर डिस्कस करना शुरू किया। अब हम देखेंगे डिस्कशन एंड रीडिंग ऑफ दिस ड्राफ्ट। तो इस ड्राफ्ट को 3 स्टेजेस में डिस्कस किया गया था। फर्स्ट रीडिंग वॉज डिस्कस्ड फ्रॉम 4 नवंबर टू 9 नवंबर 1948। तो इस डिस्कशन का पहला चरण 1948 में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। यहाँ पर जनरल डिस्कशन हुई थी, जैसे संविधान का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा। अब आता है सेकेंड रीडिंग, एंड हियर क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन टुक प्लेस इन बिटवीन 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। यानी कि संविधान के हर आर्टिकल को डिटेल में समझा गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेज में 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, पर सिर्फ 2473 अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई थी। अब आता है थर्ड रीडिंग। तो द थर्ड रीडिंग वॉज स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1949 एंड ए मोशन वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड आउट ऑफ 299 मेंबर्स 284 साइंड इट। यानी कि थर्ड रीडिंग की डिस्कशन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन पास किया था, और उस समय हमारे देश के संविधान को 284 मेंबर्स ने साइन किया था। और इसीलिए हम इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा संविधान बना तब उसमें प्रियम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स शामिल किए गए। अब हम बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू कैसे हुआ था। तो हमारे देश में कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। यानी कि पार्शियल एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस इन 26 नवंबर 1949। तो पार्शियल एनफोर्समेंट हुआ था सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्पोररी प्रोविजन के रिगार्डिंग आर्टिकल्स। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे यही डेट क्यों चुनी गई, क्या इसका कुछ कारण था या ऐसे ही इस डेट को सिलेक्ट किया गया था। तो इस डेट का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इस डेट को चुनी गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, जो लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया था। इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं लीगल इम्पैक्ट, यानी कि कानूनी परिणाम के बारे में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर रिपील्ड एंड एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट 1949 वाज रिटेन्ड। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील कर दिया गया और एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट को कंटिन्यू रखा गया। हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट क्या था थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले ब्रिटिश रूल के टाइम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस एक्ट के थ्रू यह प्रैक्टिस खत्म कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देश का हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी बना दिया गया। इस तरह जुडिशियल सोवरेनिटी को एस्टेब्लिश करते हुए भारत के न्यायिक स्वराज को मजबूती दी गई। ये लीगल चेंजेस हमारे देश को एक नई पहचान देने के लिए बहुत ज़रूरी थे। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एलिफेंट वॉज एडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिंबल की। तो इसका प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल था हाथी।
हाथी को समझदारी, धैर्य और ताकत का प्रतीक माना जाता है। संविधान बनाते वक्त एक बहुत जरूरी व्यक्ति थे बी एन राव, जिन्होंने लीगल एडवाइजर के रूप में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, हाथी एज ए सिंबल और बी एन राव का इम्पोर्टेंट योगदान। नेक्स्ट है एस एन मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एंड प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जिनको हर एक शब्द को सही ढंग से लिखने की जिम्मेदारी मिली थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था, अपनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है नंदलाल बोस एंड बेहोर राम मनोहर सिन्हा वेर द आर्टिस्ट हु ब्यूटिफाइड द ओरिजिनल वर्सन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद इसे सुंदर बनाया गया था शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। इसमें शामिल थे नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिस्टिक टच दिया था। ये कलाकृति सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की एक विजुअल स्टोरी भी है। और ये याद रखिएगा कि बसंत कृष्ण वैद्य वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द हिंदी वर्सन एंड नंदलाल बोस डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड द हिंदी वर्सन। तो अब सवाल आता है, हिंदी भाषा में संविधान कब और कैसे आया? तो नो इनिशियल प्रोविजन फॉर एन ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट। यानी कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब हिंदी में कोई आधिकारिक कॉपी नहीं थी। उसके बाद 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोविजन एंड ए आर्टिकल 394A वाज इंसर्टेड इन पार्ट 22। यानी कि फिर आई 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 394A को ऐड किया गया पार्ट 22 में। अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया था। तो इन दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट शैल पब्लिश एन ऑथोरिटेटिव हिंदी वर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति जी को ये आधिकारिक हिंदी संस्करण पब्लिश करना होगा। तो ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिसमें भारत के संविधान को हिंदी भाषा में एक पहचान दी। तो आज हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो आज हम लोगों ने बात की फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा। तो ये सफ़र हमारे देश के लिए एक गोल्डन चैप्टर था, जिसमें हम एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बने। तो अब से आप जब भी भारत के संविधान की बात करें, ये ज़रूर याद रखें कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भारत की सोच, यूनिटी और विजन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।